हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बायोमोलिक्यूल्स में अब तक हमने देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया बायोमोलिक्यूल्स को कि एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, वो किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो हमने मेटाबॉलिज्म में देखा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और उसमें सबसे पहले आते हैं अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। सो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है और वो एक ही कार्बन के ऊपर होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो आप देखिए कि ये अल्फा कार्बन है, इसके एक तरफ ये एसिडिक ग्रुप है, इसके एक तरफ अमाइन ग्रुप है। यहाँ पर एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है और एक ये आर ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। सो ये इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसीलिए अमाइनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। नाउ ये जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, अगर आप देखेंगे ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4 और यहां पर हाइड्रोजन एक जगह पर तो है, लेकिन बाकी के 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया है अमाइन से, कार्बोक्सिलिक से और ये आर ग्रुप से। तो इसीलिए दे आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। और यहां पर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, ये 4 वैलेंसी पोजीशंस जो होती हैं उनको ये ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप में हर एक अमाइनो एसिड के अंदर ये आर ग्रुप डिफरेंट होता है। हर एक अमाइनो एसिड्स के अंदर ये अमीनो ग्रुप रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन जो चेंज है वो चेंज आएगा इस आर पोजीशन में। ये आर पोजीशन आपकी अलग अलग अमाइनो एसिड्स के अंदर, ये अलग अलग इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। सो यहां देखिए ये ग्लाइसिन है, इस ग्लाइसिन के अंदर ये आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन है, एलेनिन के अंदर आर ग्रुप की जगह CH3 है और सीरीन के अंदर ये आर ग्रुप की तरह की जगह CH2OH है। तो ये यहां पर आप देखिए बाकी के जो ये तीनों ग्रुप्स हैं वो सेम है। यहां पर भी COO है, इधर भी COO है, इधर भी COO है, यहां भी अमाइन 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 है, लेकिन यहां पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब ये आर ग्रुप सिर्फ चेंज हुआ है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइड चेन। सो ये जो पॉलीमर्स हैं हमारे, ये बनते हैं जब इन अमाइनो एसिड्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं। और वो जब पॉलीमर्स बनते हैं, जब हम इन अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं, उन पॉलीमर्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हमारे हर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उन 20 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स तो हमारे हजारों तरीके के होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन हर एक प्रोटीन बना इन 20 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से ही है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोटीन के अंदर ये 20 अमाइनो एसिड्स ही ये प्रेजेंट हो। किसी के अंदर 10 अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 2 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 5 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 15 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 20 भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि प्रोटीन क्या है, लेकिन वो जो अमाइनो एसिड्स का पूल है वो 20 का ही रहेगा। उसमें से अलग अलग कॉम्बिनेशंस में से ये प्रोटीन्स बनते रहेंगे। तो ये देखिए ये अमाइनो एसिड्स हैं और जब ये अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं तो ये पेप्टाइड बनाते हैं। पेप्टाइड बेसिकली शॉर्ट चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, और वही पेप्टाइड जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है और वो एक स्टेबलाइज हो जाता है अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, तो वो बनाता है प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोटीन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अमाइनो एसिड्स की, वो बेसिकली डिपेंड करती है एमिनो ग्रुप पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर, और वो जो आर फंक्शनल ग्रुप है, ये जो साइड चेन है, उसके ऊपर ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। अब अगर हम देखें कि जितने अमाइनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं इसमें हमारे अमाइनो एसिड्स के अंदर, उसके बेसिस पर अमाइनो एसिड्स को हमने डिवाइड किया है एसिडिक अमाइनो एसिड्स में, इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, देन बेसिक अमाइनो एसिड्स जिसका एग्जाम्पल है लाइसिन, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स यानी ना वो एसिडिक हैं ना वो बेसिक हैं, इसका एग्जाम्पल है वैलिन। और इसके अलावा 3 अमाइनो एसिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं। ये हैं हमारे टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को लेके। ये तीन होते हैं, एक है टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, और आपको इनका नाम याद रखना है। अब जो हमारे अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं अमाइनो एसिड्स में, वो बड़े आराम से आयोनाइज हो जाते हैं, राइट। और उन आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जब फिजियोलॉजिकल पीएच पर, और फिजियोलॉजिकल पीएच हमारा लगभग 7.4 का होता है पीएच स्केल पर, फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो हमारे एमिनो ग्रुप्स होते हैं वो तो प्रोटोनेटेड हो जाते हैं, और जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस में या कार्बोक्सिलेट फॉर्म के अंदर हो जाते हैं और वो अनप्रोटोनेटेड रहते हैं। ये आप याद रखिए। ये चीज कहां होती है, ये कंडीशन कब मीट होती है? ये कंडीशन मीट होती है जब हमारे अमाइनो एसिड्स फिजियोलॉजिकल पीएच पर होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स जैसे कि ये अमाइनो एसिड्स हैं जो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस को बियर करते हैं अपनी स्ट्रक्चर के ऊपर, उनको हम लोग बोलते हैं डाइपोलर आयंस या ज़्यूट्रायंस। तो आप देखिए यहां पर ये हमारा अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड में यहां पर नेगेटिव चार्ज है और इसी के ऊपर ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके के जब अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज ग्रुप्स होते हैं तब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं डाइपोलर आयंस या ज़्यूट्रायंस। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट एग्जामिनेशन में, जो कि कई बार ये पूछा जाता है। अब सॉल्यूशंस में डिफरेंट पीएच पे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाती है। अब देखिए यहां पर, जैसे यहां आप देखेंगे तो यहां पर ये अमोनियम आयन यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसके बाद जब ये यहां थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल पीएच पर ये हम लेके आते हैं इसको, तो ये बन जाता है हमारा ज़्यूट्रायन, ओके। और फिर ये यहाँ पर दूसरे पीएच पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर निगेटिवली चार्ज हो जाता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट पीएच पर ये अमाइनो एसिड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये चार्जेस होते हैं और ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अमाइनो एसिड्स को जब दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और वो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है जिस वक्त हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो अमाइनो एसिड्स हैं जब ये बॉन्ड बनाते हैं जिसमें वाटर निकल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं CONH लिंकेज या एमाइड लिंकेज, और इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप यहां देखिए ये एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड में ये अमाइन ग्रुप है, और ये यहां पर ये कार्बन है इसका अल्फा 1, और ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब दूसरे अमाइनो एसिड के एमिनो ग्रुप के साथ बाइंड करेगा तो अब क्या हो रहा है, यहां पर ये H2 है और ये O है, ये निकल गया। जब ये निकल गया तो ये बन गया यहां पर वाटर, और बचा क्या? बचा हमारे पास N और H, और यहां पर आप देखिए ये बन गया हमारा NH, और ये यहां पर बचा CO, ये हमारा रहा CO, और ये जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये ही पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड्स धीरे धीरे पॉलीमराइज करते रहते हैं और अल्टीमेटली ये पेप्टाइड बनाते हैं और उसके बाद ये प्रोटीन बनाते हैं। ओके, नाउ अब जब दो अमाइनो एसिड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो हम उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड्स। जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपेप्टाइड्स। जब तीन अमाइनो एसिड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो वो बनाती हैं ट्राइपेप्टाइड्स, और जब 3 से 10 या फ्यू जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड्स यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो उसको जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स। ऑलराइट, और बहुत सारे जब अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तब हम उनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो जहां पर 2 अमाइनो एसिड्स हैं वो डाई हो गया, जहां पर 3 है वो ट्राई हो गया, जहां पर 3 से 10 तक है वो ओलिगो हो गया, और जहां 10 से ज्यादा है वो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये पेप्टाइड बनता है तो उससे होगा क्या कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, बिकॉज इसमें से वाटर तो निकल चुका है, हम इनको बोलते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो किसी भी पेप्टाइड के अंदर अमाइनो एसिड को हम अमाइनो एसिड नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू, क्योंकि उसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, अब ये पूरे तरीके से अमाइनो एसिड नहीं रहा। प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं,
और ये पॉलीपेप्टाइड्स अल्टीमेटली किससे बन रहे हैं? ये अमाइनो एसिड से बन रहे हैं। अभी अभी आपने देखा है ये लीनियर चेन्स होती हैं और इन लीनियर चेन्स के अंदर सेवरल हंड्रेड अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, बिकॉज ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं और ये 20 डिफरेंट, जो अभी हमने देखा कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का पूल है, उसी को ही ले लेके ये प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब ऐसा होता है ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, वो सेम नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती, उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर्स। बिकॉज यहाँ पर 20 अमाइनो एसिड्स यूज हुए हैं और वो 20 में से यूज हुए हैं, तो वो अब एक जैसे अमाइनो एसिड्स तो नहीं है, इसलिए हम इनको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। और अगर एक ही तरीके का अमाइनो एसिड होता तो उस चेन को हम बोलते होमोपॉलीमर, राइट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स आपने पहले भी देखा है, एलेनिन हो गया, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सब अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सीक्वेंस है उसके अंदर एनॉर्मस वैरायटी क्रिएट हो जाती है। और इसी की वजह से क्या है कि जो प्रोटीन्स के अंदर हाई एंड वेरी लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन्स हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कोई भी पेप्टाइड है जिसके अंदर एक्स अमाइनो एसिड्स हैं, राइट, तो जो टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो 20 रेज टू पावर एक्स कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 20 के डाईपेप्टाइड लेते हैं, यानी कि डाईपेप्टाइड में दो पेप्टाइड्स होते हैं, दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक यहां पर होगा, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, फिर एक यहां पर होगा, तो इस पोजीशन पर भी 20 अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं और इस पोजीशन पर भी 20 अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इनके टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं? टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 20 रेज टू पावर 2, यानी 400 डिफरेंट टाइप ऑफ डाईपेप्टाइड्स हमारी बॉडी बना सकती है। इसी तरीके से अगर वो ट्राईपेप्टाइड हो गए तो वहां पर 1000 ट्राईपेप्टाइड्स हमारी बॉडी के अंदर पॉसिबल है। तो आप देखिए कि बिकॉज ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, अभी तो हम सिर्फ ट्राईपेप्टाइड पर पहुंचे हैं, तो 8000 तरीके के ट्राईपेप्टाइड बन सकते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आप सोचिए कि कितने मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट। तो इस तरीके से ये जो डाइवर्सिटी जनरेट होती है वो इन्हीं अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस की वजह से और कॉम्बिनेशंस की वजह से जनरेट होती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोटीन के, जैसे कोलाजन होता है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह यूज होता है। कोलाजन हमारी हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको कोलाजन मिल जाता है। ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा। इंसुलिन हार्मोन है, ये पैनक्रियास सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर रेगुलेट होता है। एंटीबॉडी हमारी बी सेल्स बनाती हैं, ये क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी में काम करती हैं, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ फाइट करती हैं। इसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, और बाकी के जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो भी सब प्रोटीन्स होते हैं। और ये एंजाइम, ये GLUT4 है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है सारी सेल्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जिनके कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब कोलाजन जो है वो एनिमल्स के अंदर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन एनिमल्स के अंदर जो होता है वो कोलाजन होता है। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वो रुबिस्को होता है। वो सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता है बल्कि पूरे बायोस्फीयर में या पूरे प्लैनेट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलेगा वो आपको रुबिस्को मिलेगा, यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को ये बोलते हैं। ये इसका काम फोटोसिंथेसिस में होता है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे उसमें आपको इसका एक्टिव रोल होगा और उससे रिलेटेड सारी रिएक्शंस हम लोग वहां पर स्टडी करेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड अंडरस्टैंड दैट रुबिस्को इज द मोस्ट abundant protein found on this earth, right, while collagen it is the most abundant protein found in animals. कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं और उनको हमारी डाइट में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारी बॉडी काम करना या उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये 9 होते हैं और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये लगभग 11 होते हैं, राइट। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती और इनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं।
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है और ये नेसेसरी नहीं होते। अब ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में, ग्रोथ में या टिश्यू रिपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस या सेल मेंटेनेंस के अंदर या हाउसकीपिंग फंक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं या पूरे 9 लिस्ट है, इसमें जो हिस्टीडीन है ये हमारा नॉन एसेंशियल होता है एडल्ट्स के अंदर अनलेस एक कंडीशन ना हो जिसको हम लोग बोलते हैं यूरीमिया। अगर यूरीमिया है किसी पेशेंट के अंदर तो हिस्टीडीन एसेंशियल बन जाता है, अदरवाइज ये नॉन एसेंशियल होता है, इसलिए बट इसको एसेंशियल अमाइनो एसिड में डाला गया है। इसके अलावा आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन ये सारे के सारे हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब नॉन एसेंशियल में एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड टायरोसिन ये सारे हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ये बनते कैसे हैं? प्रोटीन्स बनने के लिए बेसिकली जो डीएनए है हमारा, और वो डीएनए कहां पर मिलेगा आपको? हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और सेल्स के अंदर हमारी डीएनए मिलते हैं आपको दो जगह पर। एक तो मिलेगा न्यूक्लियस में जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, एक हमारा मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। प्लांट्स के केस में प्लास्टिड्स के अंदर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, वो एडिशनल डीएनए होता है। लेकिन जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारा न्यूक्लियस है, वो ही डिसाइड करता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स हैं वो कौन से बनेंगे, और वो प्रोटीन्स का जो 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 ट्रांसक्रिप्ट होती है वो होती है डीएनए के पास। तो डीएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनाता है, और ये आरएनए मैसेंजर आरएनए बाहर जाता है और न्यूक्लियस से, और वहां पर ये राइबोसोम्स के ऊपर एज ए टेम्पलेट काम करता है, और अमाइनो एसिड्स उस टेम्पलेट को देखकर, जो भी टेम्पलेट होता है, अगर वहां पर आएगा एलेनिन तो एलेनिन आके जुड़ जाएगा, वहां पर आएगा वैलिन तो उसके बाद वैलिन जुड़ जाएगा, अगर ट्रिप्टोफैन आएगा तो उसके बाद ट्रिप्टोफैन जुड़ जाएगा। इस तरीके से वो पूरी की पूरी सीक्वेंस सिंथेसाइज होती है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो डीएनए से बनता है आरएनए से बनता है प्रोटीन। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। अब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो 4 लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है स्ट्रक्चर में। पहले होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर, और फिर कुछ प्रोटीन्स के अंदर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली पोजिशनल इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन के अंदर। पोजिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ लगा हुआ है, किस पोजीशन पर लगा हुआ है उस पर्टिकुलर चेन में, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सीक्वेंस जो होती है, ये सीक्वेंस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है हर एक प्रोटीन के लिए। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जो आपका हार्मोन है इंसुलिन, अगर हम सिर्फ इंसुलिन की बात करते हैं और हमें फॉर एग्जांपल इंसुलिन में पहले वैलिन आता है, उसके बाद साइटोसिन आता है, उसके बाद ये ट्रिप्टोफैन आता है, और उसके बाद अगर इसका आइसोल्यूसिन आना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हाइपोथेटिकल, राइट, ये सीक्वेंस नहीं है इसकी। तो उस केस में क्या होगा? हर एक इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर यही सीक्वेंस चलेगी, तो वो जो पोजीशन है वो डिटरमाइन हो गई, राइट। तो ये जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन है कि किस प्रोटीन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहां देखिए ये अमाइन एंड टर्मिनल है, और यहां पर ये जो आपको बीट्स दिखाई दे रही हैं, ये बीट्स हर एक बीट एक एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब हम एक पूरी चेन को खोल देते हैं तो ये चेन इस तरीके से कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन पर आएगा, जब ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्लियर हो गया? अब आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं चेन में, उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो जाती है उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर बनती है। और ये जो बनती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेबल एंगल्स होते हैं, और वो बहुत ही स्ट्रक्चरल पैटर्न्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो वही स्ट्रक्चरल पैटर्न्स बनेंगे। तो वो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इसमें जो 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो है अल्फा हेलाइसिस और बीटा शीट्स। तो अगर आता है कि अल्फा हेलाइसिस एंड बीटा शीट्स आर
और नीचे 4 ऑप्शंस आते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये प्लेटेड शीट है और ये आपका हेलिक्स है। सो ये अल्फा हेलिक्स और ये प्लीटेड शीट। तो इस तरीके से ये अमाइनो एसिड जब चेन्स में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, जब ये अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं। उसके बाद आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर होती है जो सारे अमाइनो एसिड्स की चेन्स को एक ऐसी फोल्डिंग करने के बाद एक स्टेबलाइज करती है कि वो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाए। वो प्रोटीन इस तरीके से स्टेबल होता है ताकि जो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उस टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है, और वो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो उसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और वो कब बनती है, वो बनती है जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो अल्फा हेलाइसिस और बीटा शीट्स हैं, इनकी बैंडिंग और फोल्डिंग की वजह से। और जब ये बैंडिंग और फोल्डिंग की वजह से होगा क्या, ये अब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं रही, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गई। और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी है इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें जो फोल्डेड चेन्स होती हैं वो केमिकल बॉन्ड्स की वजह से और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको वो स्टेबलाइज कर देती हैं, और वो अलग अलग बॉन्ड्स, अगर आप देखेंगे अलग अलग प्लेसेस पर वो बॉन्ड्स आते हैं, और उसी की वजह से हर एक प्रोटीन की एक अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। और अगर वो स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाए, जैसे हमने एंजाइम्स में देखा था, तो फिर वो प्रोटीन का फंक्शन खत्म हो जाता है, वो प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं करेगा किसी भी तरीके से। उस प्रोटीन का फंक्शनल रहने के लिए उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का स्टेबल होना बेहद जरूरी है। दैट इज द क्रिटिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। अब आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उन प्रोटीन्स में होती है जहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर बना रही है और वो फंक्शनल बना रही है तो वहां पर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जहां पर वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने हुए होते हैं, और तब वो जो 3 डायमेंशनल चेन्स होती हैं वो आपस में जुड़कर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट्स होती हैं या चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। और जब ये दोनों चेन्स अल्फा और बीटा, यानी 2 चेन्स अल्फा की और 2 चेन्स बीटा की, जब ये स्टेबलाइज होती है मिलके एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाती हैं, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आप 4 अलग अलग कलर्स में आप देख रहे हैं, ये चारों चेन्स हैं और ये स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखिए कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स के अंदर मिलेगी जहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अगर किसी प्रोटीन के अंदर सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर पर जाकर उसकी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी, वही उसकी फाइनल स्ट्रक्चर होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनके। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर और बहुत सारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो जितने भी हमारा, अगर आप देखेंगे सेल है या टिश्यू है, उसके अंदर जितने भी ये फ्रेमवर्क बनता है वो इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारा प्रोटीन्स बनाते हैं। इसके अलावा ये टिश्यूज को बनाते हैं और उनको रिपेयर भी करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, राइट। इसके अलावा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में प्रोटीन का रोल होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में और मस्कुलर मूवमेंट में इन प्रोटीन्स का यूज होता है, राइट। एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं। हॉर्मोन्स, साइटोकाइंस, इन ये जो सिग्नलिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक सेल से दूसरी सेल के बीच में, या इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है, ये भी ये प्रोटीन्स होते हैं। अब हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। साइटोकाइंस हैं, ये इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो होती हैं, हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, वहाँ सिक्रीट होते हैं। काम दोनों का कम्युनिकेशन होता है, राइट। अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो ये साइटोकाइंस जाते हैं और वो बाकी की इम्यून सेल्स को अलर्ट कर देते हैं या एक्टिवेट कर देते हैं। या फिर अगर काम खत्म हो गया होता है, वो डिस्ट्रॉय हो गया होता है पैथोजन, तो फिर वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा उसको नॉर्मल कंडीशन में, यानी उसको काम डाउन करने में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स का काम आप जानते ही हैं, हर एक हार्मोन रिक्वायर होता है हमारी ग्रोथ के लिए,
हमारी बाकी की प्रोसेसेस के लिए। तो ये सारे के सारे कम्युनिकेशन का जो काम होता है ये भी हमारे प्रोटीन्स करते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज इम्यूनिटी में काम करती हैं। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज हमारी जो बी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं एक तरीके की, वो सिक्रीट करती हैं। और ये एंटीबॉडीज जो बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्वेट कर जाते हैं तो ये उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेंगी, फिर एक तरीके का एक स्ट्रक्चर बना देंगी, फिर वो स्ट्रक्चर मैक्रोफेज उसको अंदर ले लेंगे और उसको डाइजेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ये एंटीबॉडीज हेल्प करती हैं हमारी इम्यूनिटी में। तो ये कुछ फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, जो कि हम अपनी बॉडी के अंदर ये हमारे प्रोटीन्स काम करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायॉन्स की। अब ये प्रायॉन्स क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, होते कंप्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन ये डिजीज क्रिएट करते हैं। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर जो नॉर्मल कॉपीज होती हैं प्रोटीन की, उनको भी रिफोल्ड करके एबनॉर्मल फॉर्म के अंदर ले आएंगे, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है, राइट। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैड काउ डिजीज हो गई, जो कि बहुत ही मतलब इस तरीके की डिजीज होती है कि जो ब्रेन टिश्यू को सिवियरली डैमेज करती है, बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर जाती है, और ये फैटल होती है, ये इसमें बचने के चांसेस नहीं होते। इसके बाद कुरु नाम की एक फैटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, और स्क्रेपी होती है जो कि शीप और गोट्स के अंदर मिलती है। इस तरीके से ये जो प्रायंस होते हैं ये पैथोलॉजी क्रिएट करते हैं, होते हैं ये प्रोटीन्स ही, लेकिन ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। और आज अगर हम देखें आज के टाइम में इस तरीके की जो डिजीज होती हैं, जो प्रायंस रिलेटेड डिजीज होती हैं, इनका क्योर कुछ नहीं है, केवल सिम्टम्स के बेसिस पर ही मेडिसिन दे के उसको पेशेंट को थोड़ा सा आराम दिया जाता है। तो ये थी प्रोटीन की स्टोरी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आप या तो मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप एक बार ईमेल कर सकते हैं, या फिर अपना इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।